नमस्कार, दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको जान करके, समझ करके ज़रूर आश्चर्य होगा, इंटरेस्ट भी आएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों हमारे और आपके जीवन के लिए किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि किसी को पता भी नहीं है, किसान वर्ग को भी नहीं पता। अब इसको समझने के लिए आपको आज का जो ये टॉपिक था, जहाँ से ये आर्टिकल लिया गया है, उसको पूरा समझना पड़ेगा। इस छोटी-सी वीडियो में मैं इसके बारे में आपको अच्छे से पूरा विस्तार से समझा दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा एंड तक रुकना पड़ेगा। देखिए, इस आर्टिकल में इस बात के बारे में ज़िक्र किया गया है, ये मेंशन है कि हमारे जो नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हम लोग जो साँस लेते हैं, उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। हमने इन्हेल किया ऑक्सीजन, रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। उसी के साथ-साथ हम जो खाना खाते हैं और जो हमारा नेचुरल मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, उस दौरान हम लोग वायुमंडल में गैस रिलीज़ करते हैं। येस, ऑफ कोर्स वाया फार्टिंग प्रोसेस। और उसके बाद हम वेस्ट भी रिलीज करते हैं, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है वायुमंडल में। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस यदि वायुमंडल में बढ़ती है तो उसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। और जलवायु परिवर्तन से जो आज के दिन समस्या आ रही है वो आप सभी उस बात से आप सभी अवगत हैं कि जलवायु परिवर्तन यदि एक लिमिट से क्रॉस किया, टिपिंग पॉइंट को क्रॉस किया तो उसके जो परिणाम होंगे वो भयावह होंगे। और जो टेम्परेचर इंक्रीज है, ऑफ कोर्स द अनसीजनल रेन और भी सारी चीजें, ये सारी क्लाइमेट चेंज के तहत ही आती है, जलवायु परिवर्तन के तहत। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये बात भी जानना और समझना आवश्यक है कि क्लाइमेट चेंज के जो स्टेप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये मैकेनिज्म्स काम कैसे करते हैं यूएनएफसीसी के तहत। सो चलिए इस मुद्दे को अच्छे से समझते हैं। देखिए, और हाँ, एक बार के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि किसान किसान वर्ग को पेनलाइज ना किया जाए तो हर एक वो किसान जो कि 1 हेक्टेयर के आसपास यदि उसके पास जमीन है, उसमें खेती बाड़ी करता है, तो उसको लगभग 50 से 60 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलने चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उनका जो व्यवसाय है वो खेती बाड़ी है। लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एरर है। और वो अकाउंटिंग एरर क्या है वो समझ में आएगी। उसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि क्लाइमेट चेंज के जो स्टेप्स हैं और क्लाइमेट चेंज का जो फाइनेंसिंग है वो काम कैसे करता है। देखिए, 1990 के बाद यूएनएफसीसी बना 1992 में। और यूएनएफसीसी के तहत ये डिसाइड किया गया और सारे देश इस बात पर उन्होंने स्वीकृति जाहिर की कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है, जो CO2 एमिशन है, जो CH4 एमिशन है, ऐसी ग्रीन हाउस गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से हमारा जो अर्थ है जो सिस्टम, उसके तापमान को बढ़ाती है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। तो हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पहले तो रोकना पड़ेगा। और ऐसे कौन-कौन से सेक्टर हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस ऐड कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, ये है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। उसी के साथ-साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं हमारी अर्थव्यवस्था में जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकते हैं। इनफैक्ट ग्रीन हाउस को एब्जॉर्ब करते हैं वायुमंडल से, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया। भाई जहां पर भी जंगल है, जहां पर भी आदिवासी रहते हैं, तो वो जंगल क्या कर रहा है, वहां पर तो बहुत घने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वहां जंगल है। तो ये क्या करते हैं, जो ट्री है, और जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे आर नेट एब्जॉर्बर। ये जो है, ये है नेट एमिटर है। अब यूएनएफसीसी के तहत जो ओवरऑल मोटा मोटा आप समझिए, ये प्रपोजल आया कि जहां पर भी ग्रीन हाउस गैस, जिस सेक्टर से भी ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, इनके ऊपर आप टैक्स लेकर के आइए, और इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन टैक्स। और जो भी सेक्टर ऐसे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और नेट एब्जॉर्बर हैं, आप कुछ ना कुछ कंपनसेशन और कुछ ना कुछ पैसा यहां से आप यहां ट्रांसफर करिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनडायरेक्टली जलवायु परिवर्तन को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये मैकेनिज्म के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना टैक्स लगाएंगे। मान लीजिए 1 टन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, ग्रीन हाउस गैस का यदि उत्सर्जन हुआ, तो उसके ऊपर इक्विवेलेंट टैक्स लगेगा इतना अमाउंट। और आपने एक साल में यदि 1000 टन किया तो आपके ऊपर इतना टैक्स होगा, और एक इंडस्ट्री को इतना टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे यदि 1000 इंडस्ट्रीज है तो उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे पास कैलकुलेशन एब्जॉर्बर, जो नेट एब्जॉर्बर होंगे उनके लिए भी होगी कि यदि एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का एरिया इतना है और एक साल में फॉरेस्ट इतना टन CO2 और इतना टन CH4 को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वैल्यू इतनी है, तो उसे मल्टीप्लाई करके उनको इतने रुपए दी जाए। ऐसी बेसिक अकाउंटिंग होती है। अब मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपको पता है कि खेती बाड़ी में भी तो एब्जॉर्प्शन होता है ना, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं ना खेत, ग्रीनरी। लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन में ऐसा शो नहीं होता। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये दे द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज द नेट एमिटर।
जो कि नेट एब्जॉर्बर है लेकिन उसको नेट एमिटर दिखा दिया गया इस कैलकुलेशन के तहत। अब ये कैलकुलेशन कैसे काम करती है उसको भी देखते हैं। देखिए अब इसमें एरर कहां पर है, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए एंड दिस इज अ कैलकुलेशन सिस्टमेटिक एरर। देखिए हम और आप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं, जो CO2 रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज करते हैं ना जब एक्सहेल करते हैं, और हमारे जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं वो भी है, तो हर इंडिविजुअल एक साल में लगभग 0.5 टन, लगभग 0.5 टन ऑफ द 0.5 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। 0.5 टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब आप इसकी कैलकुलेशन लगाइए कि वर्ल्ड में लगभग 850 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो 850 करोड़ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं, वो कितना टन CO2 रिलीज करेंगे एक साल में, इसकी कैलकुलेशन निकल जाएगी। लेकिन पॉइंट मुद्दा ये है कि ये जो एमिशन है आप इसको किसकी कैटेगरी में ऐड करेंगे, आप इंडस्ट्रीज में ऐड करेंगे या एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐड करेंगे या सेपरेट करेंगे। अभी आज के दिन ऐसा है कि जो भी आप और मैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो ऐड कर रहे हैं, उसका जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ऐड कर दिया गया है। अब आप कहेंगे ये तो गलत है। यस, मुद्दा तो यही है ना कि दिस इज नथिंग बट द अनअवॉइडेबल। इस आर्टिकल में भी कहा कि ये तो अनअवॉइडेबल है ना, आप इसको कहीं भी कैसे ऐड कर सकते हो और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कैसे करेंगे। यदि एग्रीकल्चर में सेक्टर में आप इसको ऐड नहीं करते तो एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज अ नेट एब्जॉर्बर नॉट अ नेट एमिटर। और आपने ऐसा करके उनके हाथ से लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर को हर साल 98 बिलियन US डॉलर मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे हैं। दिस इज एन अकाउंटिंग एरर। और ये जो अकाउंटिंग एरर है ये इसके कारण है कि आपने उनको ऐड कर दिया। आप उसको हटाइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो यहां पर आपने कार्बन टैक्स जो लगाया है, बिकॉज आपने एमिट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा, तो उसके कारण आपके ऊपर टैक्स लगा है। और क्योंकि दूसरा सामने वाला बचा रहा है जलवायु परिवर्तन से, तो इनका कुछ क्रेडिट इनके पास जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा है क्योंकि आपने इनको जस्ट स्लाइट नेट कार्बन डाइऑक्साइड और नेट ग्रीन हाउस गैस एमिटर बता दिया आपने इनको। दैट्स द पॉइंट इन दिस आर्टिकल और आज के विषय और आज का जो टॉपिक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा और बारीकी में देखते हैं। देखिए नाउ ये लगभग 8 बिलियन ह्यूमन emits 4.3 बिलियन टन ऑफ द CO2 एनुअली। ये मुद्दा आपको समझ में आ गया। उसी के साथ साथ एरर क्या है कि जो ह्यूमन जो एमिशन है, ह्यूमन एमिशन, उसको एग्रीकल्चर में ऐड कर दिया गया, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि आप उसको ऐड करते हैं तो दिस इज मिसलीडिंग ना, दिस इज मिसलेबल्ड। उसके साथ साथ अब और देखिएगा, आप समझिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि वो अपना खुद का पर्सनल जो व्हीकल है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको साइड में कर दीजिए। जबकि यदि आप उसमें देखें तो उसमें भी कार्बन फुटप्रिंट काफी हाई है, कम नहीं है उसमें भी। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है कि आप कहेंगे कि मैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का यूज कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो भी तो कहीं से बनी होगी ना। फिर आप कहेंगे वो फैक्ट्री में बनी, तो फैक्ट्री में भी कहीं से आ रहा होगा ना। जो एनर्जी है जी वो कहां से आ रही है, मैक्सिमम एनर्जी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया गया, और जहां से कोयले का इस्तेमाल हुआ वहां पर CO2 एमिशन हुआ। तो अल्टीमेटली कुछ तो ऐड किया है ना आपने। मान लीजिए आपने फोसिल फ्यूल, मतलब आपने पेट्रोल या डीजल वाली जो कार है उसका इस्तेमाल किया। अब आपने जो ये जो गाड़ी चलाई है तो आपने कुछ ना कुछ कार्बन एमिट किया, कुछ ना कुछ कार्बन वायुमंडल में रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CH4। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर, जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप वहां पर यू ग्रो द फूड, आपने वहां पर अपनी खेती बाड़ी के लिए जो भी क्रॉप्स हैं वो जो आपने अपने खेत में लगाई है वो नेट एब्जॉर्ब करती हैं चीजों को, वो नेट एमिट नहीं करती हैं। जब अब बस पॉइंट ये है कि आपने एग्रीकल्चर में जो नेट एमिशन की जो कुछ कैलकुलेशन की है वो कुछ इस प्रकार से है। व्हाट शुड हैव बीन द केस, देखिए जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स रिमूव, मतलब कितना ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो लगभग 228 मिलियन टन वो एब्जॉर्ब करते हैं एनुअली। और आपने, क्योंकि हर व्यक्ति और हर व्यक्ति विशेष जो कार्बन एमिट करता है एक साल में, उसको यहां पर आपने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आपके पास आया आफ्टर द एडिशन 660 मिलियन टन। अब जो आपने जो ऐड किया है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन ब्रीदिंग, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फार्टिंग, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मेटाबॉलिक वेस्ट, अब इसीलिए ये 660 मिलियन टन हो गया। और जब आप इसको माइनस करते हैं तो जो माइनस करने के बाद आया लगभग 400 के आसपास, आप बोलते हैं कि 400 मिलियन टन ऑफ द CO2 एमिशन, दैट इज व्हाई द एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ नेट एमिटर। लेकिन एक्चुअली द केस इज, आप इसको हटाइए ना, जो ह्यूमन ब्रीदिंग के कारण है आप उसको हटाइए। हटाने के बाद जो एक्चुअल में आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और दिस इज द करेक्ट इन्वेंटरी, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस इज द करेक्ट अकाउंटिंग मेथड। और आफ्टर दिस नेट रिजल्ट इज द कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेट कार्बन सिंक है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन को वायुमंडल से सोखता है।
तो उसके लिए आपको इनको पैसे देने चाहिए, उसके लिए आपको इनको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस सेशन। और जो टोटल जो बैलेंस बनता है वो बनता है लगभग 98.4 बिलियन यूएस डॉलर। वो हर साल की बात कर रहा है, पर ईयर की। एंड दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल, एंड आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ इस आर्टिकल में कुछ सजेशन भी दिए थे, और आज के टॉपिक में भी मैंने इसको ऐड किया है कि इस टॉपिक में जो आर्टिकल है, राइटर ने कहा कि पहले तो आपको स्टेप वाइज आगे जाना पड़ेगा, और ये जो मिस कैलकुलेशन है पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। सो हाउ टू फिक्स दिस एरर, सिस्टमैटिक एरर, पहले आप एक्नॉलेज करिए कि एक्नॉलेज द बायोलॉजी कि जो हमारा जो अनअवॉइडेबल जो CO2 एमिशन है, ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। इसको किसी भी कैटेगरी में, एटलीस्ट एग्रीकल्चर की कैटेगरी में, तो इसको खेती बाड़ी की कैटेगरी में तो इसको मत डालिए। उसके बाद पहले एक्नॉलेज करने के बाद स्टेप 2 पे आइए, क्रिएट न्यू कैटेगरी, एग्रीकल्चर से हटा करके एक नई कैटेगरी बनाइए। और नई कैटेगरी बनाने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर। अब आएगी आपके पास जो कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर। सो नाउ दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल, एंड नाउ दिस कम्स अंडर द क्लाइमेट जस्टिस फॉर द फार्मर। और आज का जो सेशन था दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आपको यदि आपने पूरा सेशन देखा है तो आपको पक्का इंटरेस्ट आया होगा इसमें। और ये बड़ा यूनिक आर्टिकल था एक, जहां से ये आज का टॉपिक उठाया था। एंड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।